नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर इस बुलेटिन की जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, वो खबर इजराइल हमास के बीच युद्ध से जुड़ी। आपको बता दें 7 अक्टूबर से चल रहे खूनी संघर्ष के बीच पहली बार एक अच्छी खबर, सीज फायर की खबर सामने आई है। घोषणा की गई है सीज फायर की। 4 दिनों के युद्ध विराम के साथ ही इजराइल और हमास के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत हमास और इजराइल दोनों ही एक दूसरे के बंधकों कैदियों को रिहा करेंगे। खबरों के मुताबिक आज दोनों के बीच अलग अलग डील में बंधकों को रिहा किए जाने पर करार भी हुआ है। इसमें हमास इजराइल के अलग अलग दिनों में 3 नागरिक के बदले 1 नागरिक को रिहा करेगा, यानी कि हमास 1 नागरिक को रिहा करेगा, उसके बदले में 3 नागरिक इजराइल रिहा करेगा फिलिस्तीन के, क्योंकि 150 यहां पर तादाद है बंधकों की इजराइल के पास। इजराइल हमास के बीच सीज फायर आज से लागू है। शाम 4 बजे आपको बता दें शुरू हो जाएगी बंधकों की अदला बदली। हमास सबसे पहले इजराइल के 13 बंधकों को छोड़ेगा। जानकारी जो मिल रही है सूत्रों के हवाले से, 13 बंधक हमास सबसे पहले इजराइल के छोड़ेगा और 4 दिनों के लिए युद्ध विराम पर यह सहमति बनी हुई है। कुल मिलाकर के हमास के पास 50 बंधक है, इजराइल के पास 150, इसलिए 3=1 ये आंकड़ा बन रहा है, यानी कि 3 फिलिस्तीनियों को इजराइल छोड़ता है तो 1 इजराइल के बंधक को हमास छोड़ेगा। ये बहुत बड़ी खबर है, दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शांति वार्ता की कोशिशें चल रही थी उसमें ये मान लीजिए पहला पड़ाव है। लेकिन एक चिंता जो आगे क्या होगा, ये 4 दिन का जो युद्ध विराम है उसके बाद आखिर आगे क्या इस प्रकार ये जो सहमति बनती नजर आ रही है, ये स्थायी सहमति हो पाएगी? स्थायी तौर पर युद्ध पर क्या अंकुश लग पाएगा? बड़ा सवाल इसके बाद। यक्ष प्रश्न जो है दरअसल यही है इस युद्ध से जुड़ा, जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। चाहे शांति वार्ता में शामिल अमेरिका, इजराइल हो, कतर, मिस्र हो, किसी के पास नहीं है, या फिर पूरी दुनिया जो टकटकी लगाए देख रही है, क्योंकि बड़े स्तर पर मानवीय त्रासदी जिसको एक बार फिर दुनिया ने झेला है। और सबसे बड़ी बात देखिए, शाम 4 बजे रिहाई शुरू हो जाएगी, यानी ठीक अब से 58 मिनट बाद। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, राइट कर्नल दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और कर्नल तेज टिक्कू जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूं। और डेप्यूटी एडिटर हमारे न्यूज़ 24 के संजीव त्रिवेदी, जिनको आप इस वक्त देख सकते हैं। संजीव, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूं शुरुआत करने के लिए। 4 बजे 58 मिनट का वक्त बाकी रह गया है संजीव, क्या, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो भी जानकारी है अभी तक सामने आई है, पोस्ट जानकारी क्या सामने आई है? 3=1 का आंकड़ा जो बन रहा है, क्योंकि 150 बंधक ऐसे हैं जो इजराइल के पास है, 50 हमास के पास, तो 3 इजराइल छोड़ेगा, 1 हमास छोड़ेगा। क्या जानकारी है, कितने बंधकों को एक साथ हमास रिहा करेगा? उसके बाद इजराइल का क्या एक्शन होगा और ये किस तरीके से चलेगा? देखिए आशा, ये तो सही आप कह रही हैं कि 1:3 का रेशियो रहने जा रहा है, लेकिन आज जो छोड़े जाने वाले लोग हैं वो 50 और 150 नहीं रहने वाले हैं। आज पहला दिन है और करीब 4 घंटे का वक्त बीत चुका है जब से ये किक इन किया है सीज फायर का समय। और आज ये व्यवस्था है कि इजराइल को 13 बंधक मिलेंगे, 13 और इसके बदले में 39, यानी कि जो 1:3 का रेशियो है उसके अनुसार 39, वहां से जो पैलेस्टीनियंस हैं जो कि इस वक्त इजराइल के जेलों में बंद हैं उन्हें छोड़ा जाएगा। और वो एक्सचेंज कैसे होगा उसकी भी एक प्रक्रिया तय की गई है और इस तरह से देखा जाएगा कि क्या आज जिस तरह से जो अग्रीमेंट्स हुए थे उस प्रकार चीजें जमीन पर लागू हो पाती हैं या नहीं। अपनी अपनी बंदूकों और ग्रेनेड्स के साथ दोनों पक्ष तैयार हैं, हमास भी तैयार है, हिजबुल्लाह भी तैयार हैं और इधर इजरायली भी तैयार हैं। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि पिछले 50 दिनों की जो लड़ाई है उसको कहीं ना कहीं दोनों पक्ष झेल रहे हैं और ऐसे में जितनी मानव त्रासदी देखी है वो आज कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं लेकिन संजीव ये एग्जीक्यूट हो पाए बिल्कुल इसी तरीके से, इसी तर्ज पर जैसा कि डील हुई है, इसमें बीच में कोई किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए? क्या रास्ता पूरी तरह साफ नजर आ रहा है या कोई अड़चन अभी भी नजर? कुछ भी हो सकता है, हम ये भी मानकर चलें ठीक 1 मिनट पहले तक भी। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन
ये अपने आप में तय है कि दोनों चाहते हैं कि कुछ न कुछ एक ऐसी राहत की बात निकले। आप देखिए युद्ध क्यों चल रहा है, युद्ध इसीलिए चल रहा है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस अभी इस वक्त गाजा की जमीन पर इसीलिए मौजूद है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बंधकों को रिहा किया जाए और उस तरफ पैलेस्टीनियंस ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यह युद्ध खत्म हो क्योंकि ध्वस्त कर दिया गया है गाजा के एक हिस्से को। तो ऐसे में जब दोनों चाह रहे हैं कि युद्ध में शांति आए तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा आखिरी वक्त पर कुछ गड़बड़ होने की संभावना जरा कम है। यहाँ एक और बात आशा बताते चलूं कि 4 बजे का जो समय है वो लोकल टाइम 4 बजे है, यानी कि हमारे समय के अनुसार करीब शाम 7:30 बजे का वक्त होगा जब ये प्रिजनर्स एक्सचेंज होंगे या जो किडनैप्ड लोग हैं उनके एक्सचेंज किए जाएंगे। और उसके पहले अभी इस वक्त जो तस्वीरें आई हैं वहां से उसमें ये जानकारियां मिल रही है कि लोग बाग जबकि सीज फायर लागू हो चुका है 4 घंटे पहले से, तो अपने अपने घरों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर जो खान यूनिस का इलाका है दक्षिण गाजा में, वहां से उत्तर की तरफ जाकर के देखना वो चाह रहे हैं कि उनके घर बचे भी है या नहीं बचे हैं। और साथ ही साथ तीसरी जानकारी ये है कि जो रफा बॉर्डर है, रफा बॉर्डर जो कि गाजा और इजिप्ट के बीच में है, वहां से करीब 230 ट्रक्स आज आने हैं और उन 230 ट्रक्स में दवा और खाने के अलावा पहली दफा ऐसा होगा कि फ्यूल भी होगा, ईंधन भी होगा, क्योंकि ये खास तौर पर रोक लगा रखी थी इजराइल ने कि ईंधन नहीं जाएगा गाजा, तो आज पहली दफा ईंधन भी जाएगा और उसके जो शुरुआती ट्रक हैं वो आने भी शुरू हो गए हैं। सीज फायर वहां के लोगों की जरूरत है और जाहिर है इसीलिए कतर इस सीज फायर को, डील को ब्रोकर करने में सफल हो पाया है। ऐसा लगता है कि शांति बहाली की तरफ शायद आज ये पहला कदम होगा। यानी 3.25 साढ़े 3 घंटे का वक्त अभी भारतीय समय अनुसार देखें तो अभी भी बचा हुआ है और इसलिए फिंगर क्रॉस जो होता है, क्योंकि ये पहली बार है, जैसा संजीव भी कह, 50 दिनों के भीतर हमने वो मानवीय त्रासदी झेली है जिसकी कल्पना करने से रूह से हर उठे, ये फिर ना हो। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी यक्ष प्रश्न जो खड़ा होता है, ये स्थायी होगा या फिर आगे ठीक 4 दिनों बाद एक बार फिर वही युद्ध का भीषण स्वरूप हम देखेंगे। कर्नल तेज टिक्कू, मैं आपको शामिल कर रही हूं इसमें, क्या हुआ लेकिन आखिर ये जो आप देख रहे हैं इजराइल, क्योंकि बार बार बेंजामिन नेतन्याहू हर बार जब जब मीडिया के सामने आए उन्होंने एक ही बात दोहराई, जब तक अपने दुश्मन का खात्मा नहीं कर देते, नेस्त नाबूद नहीं कर देते हमास को, चाहे वो किसी भी कोने में छिपकर बैठा हो, तब तक जंग नहीं रुकेगी, उन्होंने कहा। लेकिन आखिर ये बीच में डील करने को मजबूर होना पड़ा उन्हें, ये दबाव था या खुद इजराइल की भी मजबूरी? नहीं, ये दोनों चीज थी, इजराइल की मजबूरी भी थी और उनके ऊपर काफी सारा दबाव भी था। देखिए, इजराइल जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और पब्लिक ओपिनियन जो होती है, जनता की आवाज जो, उसको आप दरअंदाज नहीं कर सकते। तो उनके ऊपर आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा मार्च चल रहा था इजराइल के अंदर और जो उनके बंधक बनाए हैं हमास ने, उनके रिश्तेदार और उनके साथ काफ़ी सिविलियंस भी मिले थे जो कि टेल अवीव की तरफ मार्च कर रहे थे और उससे इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर काफ़ी सारा दबाव पड़ रहा था कि किसी न किसी तरीके से वो बंधक बनाए हुए होस्टेज को रिहा करें। एक पक्ष तो ये है उसका। दूसरा इसका पहलू ये भी था कि नेतन्याहू ने अनाउंस किया, एक बार नहीं कई बार उन्होंने बोला कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम हमास का खात्मा नहीं करते। तो थोड़ा कंट्राडिक्शन था दोनों ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, लेकिन मैं मानता हूं कि एक तरफ से तो ये अच्छी बात हुई, क्योंकि अगर बंधक वापस आ सकते हैं तो उससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता कोई। लेकिन क्योंकि अगर जैसे जैसे जंग आगे बढ़ जाती तो मुझे लगता है कि ये बंधकों को रिहा करना बहुत मुश्किल हो जाता और वो पॉलिटिकली की जो है नेतन्याहू के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। ये क्या अपने भी घर में दबाव का असर इसे एक तरीके से समझा जाए, क्योंकि दुनिया का दबाव तो था ही, मानवीय पहलू को बार बार इंगित किया जा रहा था, लेकिन अपने भी घर में क्योंकि विरोध हो रहा था नेतन्याहू का जबरदस्त रूप से। जी, नेतन्याहू का विरोध घर में इसमें हो रहा था काफी सारा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि नेतन्याहू के पास फुल मेजॉरिटी नहीं है और इजराइल में कई सालों से ऐसी हुकूमत रही है जिसका मेजॉरिटी नहीं होता है। लेकिन कुछ हद तक तो मैं मानता हूं कि घरेलू दबाव भी था और हॉस्टेजेस को बचाने की जो उनको एक मौका मिला वो उसका उन्होंने फायदा उठा लिया। अच्छा, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, आप 150 बंधकों को लेकर उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन वो युद्ध नहीं रोक रहे हैं कर्नल लैन, वो युद्ध को हम नहीं रोक रहे हैं जिसमें न अनगिनत
हजारों हजार जाने एक दिन के भीतर चली जा रही हैं। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि हम 150 लोगों को बचाने के लिए युद्ध रोक रहे हैं, 4 दिन चलिए हम युद्ध रोकते हैं, हमारे लोग वापस दो, हमारे 50 लोग वापस दो, लेकिन रोजाना 2000 2500 की तादाद में लोग मर रहे हैं इसी युद्ध में। ये दोनों क्या डुअल स्टैंडर्ड्स नजर नहीं आते? इसे कैसे समझा जाए? और दूसरी बड़ी बात, आखिर इस युद्ध को रोके जाने का मायना क्या समझ आता है आपको भी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया था, उनको मालूम था कि इसकी जो रिएक्शन होगी बहुत वायलेंट होगी, बहुत सस्टेन्ड होगी और बहुत रूथलेस होगी। और चूंकि ये एक कोई रेगुलर आर्मी तो है नहीं कि इजराइल जो है एक रेगुलर आर्मी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो आतंकवादी ग्रुप है, वो सिविल इलाकों में रहते हैं, सिविल कपड़े पहनते हैं, सिविल एरियाज के अंदर वो रहते हैं, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेटअप है। तो ये कोलेटरल डैमेज तो होना ही था किसी ना किसी तरीके से, ये तो हम उसको भी मालूम था। तो सर, ये मेरा सवाल दिनेश नैन जी से था, उनसे एक बार इस पर कमेंट ले लूं, फिर उस पर आप रिएक्ट करिएगा। सॉरी बोल सकता हूं आशा मैं अभी? जी प्लीज सर। देखिए आशा, ये जो बंधकों को छुड़ाने का मसला है, इसके अंदर बेसिकली अमेरिका के भी बंधक हैं, काफी और देशों के भी बंधक थे, और काफी अरसे से CIA और मुसाद के जो चीफ हैं, दोनों के दोनों इस काम पे लगे हुए थे। उधर दूसरी ओर जो ग्राउंड के ऊपर हमास लड़ रहा है और जो हमास ऐशो आराम कर रहा है जो है कतर में बैठ करके, उनके भी डिफरेंसेस बढ़ने शुरू हो गए थे। इसलिए इस्माइल हानिया ने भी इस बात को आगे थोड़ा बढ़ाया कि अगर ये युद्ध विराम की कोशिश करें अमेरिका के साथ मिलके, इजिप्ट के साथ मिलके, इजराइल के साथ मिलके, तो थोड़ी सी सांस हमास को भी आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके संपर्क टूट गया है। लेकिन जो मैं समझ पा रही हूँ दिनेश नैन, अगर इसके बाद आप जुड़ते हैं तो पूरा करिएगा बात, लेकिन संजीव, जो मैं समझ पा रही हूँ इसका मतलब एक पहली बात जो उन्होंने अब तक कही, क्योंकि बंधक जो है वो दूसरे देशों के भी, अमेरिका, रशिया समेत तमाम देशों के बंधक है। ये भी एक इंटरनेशनल दबाव था जिसकी वजह से ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इन बंधकों की रिहाई ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन एक जो चिंताजनक बात उन्होंने कही दिनेश नैन जी ने, वो ये कि सांस ले ले हमास, तब तक बीच में थोड़ा स्पेस मिल जाए उनको, तो फिर तो वो और मुखर होकर और ज्यादा तीव्र गति से हमले करने के लिए और इकट्ठा करके युद्ध का साजो सामान फिर और ज्यादा अटैक करेंगे इजराइल पर। देखिए, आपसी विश्वास की जो कमी है इजराइल और हमास के बीच में, वो बड़े घातक तरीके से इस सीजफायर का भी इस्तेमाल करेगी। इजराइल जहां अपने लोगों को वापस लेना चाहता है और उसने मजबूर किया है, पिछले साल जब बंधकों की रिहाई हुई थी तो एक इजरायली को छोड़ने के बदले 1000 पैलेस्टीनियंस को छोड़ने पड़े थे। तो उन्होंने अपने फायर पावर से और जो हमले उन्होंने किया, मजबूर किया पैलेस्टीनियंस को कि इस बार वो आंकड़ा घट करके 1 बनाम 3 पर आ गया है। उनकी सफलता उसमें है, लेकिन वो बखूबी समझते हैं ये जो 4 दिन का समय है, इसे अपने आप को रीग्रुप करने के लिए हमास इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमास ये मानकर चलता है, उसके चार्टर में लिखा हुआ है कि इजराइल का खात्मा ही उनका लक्ष्य है, तो वो उनके साथ नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये बात भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पश्चिम एशिया के देश है और खासतौर पर कतर ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और अमेरिका लगातार कतर के संपर्क में था, उसकी कोशिशें थी, और कतर अगर नहीं चाहता तो ये संभव नहीं हो पाता। अमेरिका लगातार कतर पर दबाव बना रहा था। और अच्छी बात ये भी है, आज ही यह खबर भी आई है आशा, कि हमारे जो भारतीय सेलर्स हैं 8 जो कि इस वक्त कतर की जेल में बंद हैं और उनके ऊपर बहुत गलत तरीके से जासूसी का आरोप लगा दिया गया है, उनके खिलाफ भी जो मामला हम लोग लड़ रहे हैं कतर की सरकार और फैसले के खिलाफ, तो आज वहां की अदालत में ये स्वीकार हो गया है और एक तरह से उम्मीद की किरण और ज्यादा मजबूत हुई है और ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे भारतीय कुशल वापस आ पाएंगे। तो कतर एक अपने आप में ऐसा देश बन गया है जो नेगोशिएटर भी है, जो छोटा है पर बड़े बड़े कार्य कर जाता है। आपने देखा कैसे उसने फुटबॉल वर्ल्ड कप तक कराया था एक छोटा देश होने के बावजूद। तो उसके संपर्क जो फिर हमारे साथ जुड़ गए, महत्वपूर्ण बात आपने बताई है संजीव। लेकिन दिनेश नैन जी, जहां आपने छोड़ा था मैं वहीं पर एक बार फिर उसको शुरू करना चाहती हूँ। वो ये था कि रीग्रुप करने का मौका मिलेगा, दोबारा से एक फिर से सांस लेने का मौका मिलेगा हमास को, फिर मजबूत होंगे, फिर अटैक करें, तो फिर तो ये स्थायी समाधान की बातें तो है ही नहीं। मतलब फिर हम और ज्यादा भीषण रूप में ये युद्ध देखेंगे। देखिए आशा, मैं संजीव की बात को दोहराऊंगा नहीं जो उन्होंने बताई अब तक, लेकिन
इसके अंदर भी एक थोड़ा सा और पेच है कि ये 4 दिन के बाद में युद्ध विराम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इजराइल की तरफ से और हमास की तरफ से ये बात आपस में सहमति हुई है कि अगर 10 के करीब 4 दिन के बावजूद भी जब ये 50 और 150 लोग आपस में अदला बदली हो जाएंगे, पहली बात तो इनमें महिलाएं और बच्चे हैं, तो जैसे महिलाएं बच्चे यहाँ से छूटेंगे वहां से महिलाएं बच्चे छोड़ी जाएंगी, इधर से बुजुर्ग छोड़ेंगे तो बुजुर्ग छोड़ेंगे, जवान छोड़ेंगे तो जवान छोड़ेंगे, ऐसी बात इनके बीच में जो है तय हुई है। दूसरा ये कि 4 दिन के बाद में अगर बाद में सही चलता है और सब कुछ ठीक रहता है तो 10 के करीब हमास रोज बंधक छोड़ेगा और इजराइल 40 लोग उसके खिलाफ छोड़ेगा। तो ये युद्ध विराम आगे भी खींच सकता है, लेकिन इस युद्ध विराम को आगे खींचने में देखा जाए तो जो इजराइल की फोर्सेस ने अब तक मोमेंटम बनाया है, जो उन्होंने प्रेशर बनाया हमास के ऊपर, कहीं ना कहीं वो खोता हुआ तो दिखाई देगा ही देगा। लेकिन नेतन्याहू ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि युद्ध विराम का मतलब ये नहीं है कि वॉर अगेंस्ट हमास खत्म हो गया। उनका जो मेन इरादा है वो हमास को जड़ से उखाड़ना है, और इसको नहीं करेंगे तो कहते हैं कि जो बर्बरता उनके साथ इस बार हुई 7 अक्टूबर को, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि दोबारा से बर्बरता ना हो। लिहाजा गाजा को हर तरीके से हमास से मुक्त कराने की बात नेतन्याहू इस टाइम पे अड़े हुए हैं, और वो मुझे लगता है कि वो ऐसा करेंगे भी। अब देखना ये होगा कि ये जो प्रक्रिया चल रही है ये कितने दिनों तक ये खींच पाएंगे। क्या बीच में कोई गोली चलने से, 1-2 फायर होने से ये टूट जाएगी? कोई नाजुक स्थितियां हैं एकदम से। आज भी आप देखिए पूरा नेतन्याहू की फोर्सेस बहुत बुरी तरीके से 7 बजे से पहले जब तक बंदूक एक्सचेंज होने हैं, बहुत बुरी तरीके से जो है फायरिंग कर रही है पूरे साउथ के ऊपर। कम से कम 70 लोकेशंस पे आज दिन भर में एक हैवी बम्बार्डमेंट हो चुकी है। तो कहने और दूसरा रेड सी के अंदर भी ये लोग पहुंच गए हैं अभी। अब मेरे को ये लगता है कि इस 4 दिन के युद्ध विराम के दौरान हिजबुल्ला और रेड सी यानी हुती के खिलाफ इजराइल बहुत सख्त एक्शन लेने जा रहा है, और इस इजराइल की फोर्सेज जो है आशा बड़ी भारी मात्रा में नॉर्थ की तरफ मूव कर चुकी हैं। अभी आज का जो सूचना वहां से मिल रही है। एक अहम सवाल नैन साहब ये बन जाता है कि इजराइल एक्चुअली चाहता क्या है। उत्तर तो पूरा खाली करवाई ले गया, हमने काट दिया गया, ये तो उनके विदेश मंत्री की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि उत्तर दक्षिण गाजा अब एक नहीं है। तो इजराइल क्या चाहता है? इस पर अपना वर्चस्व चाहता है, कब्जा चाहता है। अब नेस्तनाबूद तो उत्तर से हटा ही दिया, एक तरीके से खत्म कर दिया है। आगे स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? दक्षिण के साथ किस प्रकार का रुख रह सकता है? वहां पर भी खूब गोले बरसाए जा रहे हैं। देखिए ये तो बात आपको हम सबको पता है आशा की करीब 2 मिलियन के करीब लोग अभी साउथ के अंदर एक तरीके से स्क्वीज कर दिए गए हैं, और वहां पे अब इनकी एक्शन साउथ में भी इन लोगों ने एक्शन करना शुरू कर दिया था। बीच में एक प्रपोजल आया था अमेरिका की तरफ से कि यूएन को साथ में मिला के, और जितने भी आसपास के अरब देश है, चाहे वो इजिप्ट है, चाहे जॉर्डन है, चाहे सऊदी अरब है या फिर कतर है, इनके साथ मिलके, और जो वेस्ट बैंक के अंदर आज सरकार है, फतेह सरकार है, और जिसके सर्वे सर्वा वहां पे मोहम्मद अब्बास है, इनको मौका दिया जाए। लेकिन इसके खिलाफ इजराइल ने आवाज उठाई ये कह के कि 2005 में जब ये अथॉरिटी थी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गाजा में थी, हमने इनको चार्ज दिया था, हम पीछे हट गए थे, हमने अपनी सारी सेटलमेंट वहां खत्म की थी, इनको गाजा का संचालन करने को दे दिया था। तो हुआ क्या, 2 साल के भीतर इन्होंने हमास को पैदा कर दिया, और आज हमारी ये हालत हुई। लिहाजा अब्बास के ऊपर बिल्कुल भी नेतन्याहू और उसकी सरकार विश्वास नहीं कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि सबसे पहले उनका एम है कि हमास को खत्म किया जाए। उसके बाद में, क्योंकि इस बार देखा हमने कि पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल करके, क्योंकि फेंसिंग जो है इजराइल की और इसकी गाजा बैंक की बिल्कुल एक फेंसिंग ही इनका आपस में बॉर्डर को डिफाइन करता है। लेकिन अब जो नेतन्याहू की सरकार ने जो प्लान बनाया है, 4 किलोमीटर का एक रेडियस समुद्र की तरफ से लेके चारों तरफ से ये एक बफर जोन बनाएंगे, गाजा स्क्वीज हो जाएगा। इसके बाद में 2-2.5 साल तक मुझे लगता है कि इजराइल की फोर्सेस यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल ठीक से मैं रखेंगी। छोटा सा कर्नल तेज टिक्कू, संजीव आप बने रहिएगा हमारे साथ, ब्रेक पर जाना उससे पहले कर्नल साहब मैं आपसे एक छोटा सा इस पे कमेंट चाहती हूँ। ये लेकिन क्या अरब देशों को मान्य होगा? क्योंकि एक अलग मोर्चा तो तैयार हो ही रहा है। पहली खबर आ गई ईरान, लेबनान और यहाँ हमास की बैठक हुई है बाकायदा लेबनान में, अभी एक खबर आई है हिजबुल्लाह की। देखिए, अरब देश और ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं, ये 2 अलग अलग एंटिटीज़ है वहाँ पर। मेरा अपना मानना है कि अरब देश जो हैं, खासकर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बहरीन, यूएई, ये इनको मुझे लगता है कोई इतराज़ नहीं होगा कि अगर हमस को इजराइल पूरा ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये जो हमस, हिजबुल्लाह वगैरह ये जो आतंकवादी गुट है वहाँ पर, इनकी प्रेरणा सूत्र मुस्लिम ब्रदरहुड रहा है, जो इजिप्ट को भी थ्रेटन कर रहा है। तो मैं मानता हूँ कि अरब देश जो हैं वो चाहेंगे कि हमस
खत्म हो जाए, लेकिन वो ओपनली ये सब बोल नहीं सकते क्योंकि लोकल डोमेस्टिक पब्लिक प्रेशर है उनके ऊपर। जहां तक ईरान, हुतीज, हिजबुल्लाह, हमस की बात है, वो उनका अरब देशों से तो वैसे ही रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, और आपने को पता होगा कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और जॉर्डन का तो वैसे ही मान्यता दे रखी है इजराइल को, सऊदी अरेबिया और यूएई देने को तैयार थी। तो ये बिल्कुल दो अलग कैंप्स हैं, तो हम दोनों कैंप्स को हम यानी अपने अपने जो इंटरनल इंटरेस्ट है वो हमास पर हावी हो सकता है, और क्या हमास के लिए रुख रह सकता है दुनिया का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। संजीव त्रिवेदी हमारे डेप्यूटी एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बड़ी खबर के साथ लौट रहे हैं वापस। आप देखते रहिए News 24।